वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा दिल्ली सल्तनत का चैप्टर चल रहा है। अब दिल्ली सल्तनत में हम देखने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे जो साम्राज्यों का, राज्यों और प्रांतों का उद्गम होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले तो 14वीं शताब्दी यानी कि मध्यकालीन भारत में 14वीं शताब्दी का जो समय है, उस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ करता था, तब दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। इसके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी और इसके विघटन यानी कि पतन की प्रक्रिया देखें तो उसकी पतन की प्रक्रिया दक्षिण भारत से शुरू होती है, जब सबसे पहले मदुरा के तुगलक गवर्नर, जिनका के नाम था जलालुद्दीन अहसान शाह, उसने विद्रोह कर दिया था। और 1333-34 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था उत्तर भारत में, उस समय दक्षिण भारत में मदुरा स्वतंत्र सल्तनत के रूप में उभरता है। यानी कि पहला स्वतंत्र प्रांत, स्वतंत्र राज्य जो है वह मदुरै है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद के समय में देखें तो 1336 ईस्वी यानी कि 1333-34 ईस्वी में मदुरै स्वतंत्र प्रांत के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, उसने एक ऐतिहासिक काम किया था, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आज हम यह देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे शासक हुए, उन शासकों के ड्यूरेशन में किस तरह की परिस्थितियां हुई कि इन सब के कारण उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ नए छोटे छोटे राज्यों का उद्गम भी हुआ। यह बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय में राज्य के नियम और विनियम, इस तरह की कोई भी धारणा नहीं थी। कोई भी अपने आप को शासक घोषित कर सकता था। वंश और राजशाही का अधिक औचित्य नहीं था। रईसों ने राजा निर्माता का स्थान ग्रहण कर लिया और कमजोर सुल्तानों को अपने नियंत्रण में रखकर गद्दी पर अपनी पकड़ बनाए रखा। क्योंकि अमीरों का जो वर्चस्व था वो दिन ब दिन दिल्ली सल्तनत के काल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और सबसे ज़्यादा यह देखने को मिलता है लोधी वंश में। लोधी वंश में अमीरों का वर्चस्व इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके मनमर्जी के मुताबिक ही राजा का चयन किया जाता था और वह न्यायिक और प्रशासनिक, इन दोनों क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप हो चुका था। अमीरों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने के कारण क्या हुआ, राज्य में अराजकता और अशांति फैल गई थी। और दिल्ली सल्तनत के विघटन यानी कि पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण वही था। इसने अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्यों को जन्म दे दिया था, जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के खिलाफ खड़े हो गए और प्रत्यक्ष तौर पर देश में विस्तार का कारण रहा। उनमें से कुछ राज्य इस प्रकार थे। सबसे पहला नाम आता है जौनपुर का। जौनपुर की स्थापना 1401 ईस्वी में की गई थी और इसका उदय हुआ था मलिक उस सर्क के शासनकाल में। जौनपुर का राज्य जो है वो बनारस के उत्तर पश्चिम में स्थित है और उत्तर बनारस से करीब करीब 14 मील की दूरी पर है, जिसे कि हम जौनपुर नगर के नाम से जानते हैं। और इस नगर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, जबकि इसके संस्थापक के रूप में मलिक सरदार का नाम आता है। मलिक सरदार कौन थे? मलिक सरदार वही थे जो फिरोज तुगलक के बेटे सुल्तान मोहम्मद के दास के रूप में काम करते थे और सुल्तान मोहम्मद ने उनके योग्यता से खुश होकर ही उसे मलिक उस सर की उपाधि दी थी। ये उपाधि उन्हें सुल्तान मोहम्मद के द्वारा दी गई थी। 1394 ईस्वी में क्या होता है, उसे दोआब में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। सुल्तान मोहम्मद ने उसे दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। उसने विद्रोह को तो दबाया ही, बल्कि उसके बाद उसने बहुत सारे काम कर दिए। उसने क्या किया, विद्रोह को दबाने के बाद अलीगढ़ से लेकर बिहार का एक प्रांत है तिरहुत, बिहार में तिरहुत तक अपने संपूर्ण प्रदेश को अपने कैप्चर में कर लिया और उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हालांकि उसने कभी भी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया था, लेकिन वो ट्रीट करता था सुल्तान की ही तरह ही। और जिस तरह से तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर के आक्रमण के समय भी उसने दिल्ली के सुल्तान की कोई मदद नहीं की थी। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि मलिक उस सर्क ने ही जौनपुर राज्य की स्थापना, उसे बसाने का काम मलिक उस सर्क ने किया और इसके संस्थापक के रूप में फिरोज तुगलक का भी नाम आता है।
बाद के समय में 1399 ईस्वी में मलिक उस सर्क की मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो नाम था सर्क, उसी पद के कारण उसके वंश का नाम सर्की वंश कहलाया। उसकी मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है और वो बेटा उसका अपना बेटा नहीं होता तो बल्कि वो दत्तक पुत्र था। उसका नाम था मुबारक शाह। वो सिंहासन पर बैठता है और जब वो सिंहासन पर बैठता है तब उसने सुल्तान की उपाधि ली और इसके साथ ही साथ खुतबा बढ़वाया। सुल्तान की उपाधि और खुतबा पढ़वाना ये क्या था? ये उस समय के शासनकाल में यह बताया जाता था, इस तरह से बताया जाता कि वो एक स्वतंत्र शासक है। जो स्वतंत्र शासक होते थे वही अपने नाम के सिक्के ढलवाते थे, खुतबा पढ़वाते थे। ये सारे काम स्वतंत्र शासक ही करते थे। और सुल्तान महमूद तुगलक के जो शक्तिशाली वजीर थे मल्लू इकबाल खां का एक बार दिल आया था जौनपुर जीतने का। तो इस ख्याल से उन्होंने क्या किया, जौनपुर पे ऊपर हमला कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। लेकिन बाद के समय में इकबाल खां की हार हो जाती है और लास्ट में मुबारक शाह की जीत हो जाती है। 1402 ईस्वी के लगभग में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। मुबारक शाह जो रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जौनपुर को एक बहुत ही सुंदर नगर के रूप में बसाया गया था और इसका श्रेय जाता है इब्राहिम सर्की को। इब्राहिम सर्की वंश का ही शासक होता है जो कि 1408 ईस्वी में आता है। उसका काल होता है 1408 ईस्वी में उसका काल पूरा होता है। उसने जौनपुर को बहुत ही ज़्यादा सजाया था, बहुत ही सुंदर नगर बनाया था और ये वही शासक है जिसके किस समय में स्थापत्य कला में एक नई शैली का उद्भव हुआ था और उस शैली को हम लोग जौनपुर या फिर सर्की शैली के नाम से जानते हैं। 1440 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जौनपुर के राज्य के बारे में और ज़्यादा बातें करें तो जौनपुर का जो राज्य था वो दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठा करके बनवाया गया था। यानी कि वो जानता था, सर्की सम्राट जानते थे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इसका लाभ उठाकर अपने नए राजवंश की नींव डाली और करीब 75 वर्ष की स्वतंत्र सत्ता कायम करने के बाद वह दिल्ली सल्तनत का फिर से भाग बन जाता है। सर्की शासन के अंतर्गत देखें तो विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में जो साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास होता है उस कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। तो ये था जौनपुर के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि इसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें सरीकी के रूप में जाने जाते हैं। हुसैन शाह सरीकी इस वंश का आखिरी शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मालवा जो कि 1435 ईस्वी में स्वतंत्र होता है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था। यह अपने राज्यपाल देहावन खां घोरी, जो कि एक कमजोर और फीका शासक के रूप में जाना जाता है, तक मजबूत और एकीकृत रहा। 1435 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस विशाल राज्य का विस्तार सतपुरा से गुजरात की सीमाओं और बुंदेलखंड के क्षेत्र से मेवाड़ की बूंदी तक हुआ। अब अगला है मालवा के बारे में बताए तो यहाँ पे बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी उसने क्या किया था, मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था और 1390 ईस्वी में फिरोज ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। जब तैमूर का आक्रमण हो रहा था तो तैमूर के आक्रमण पर सुल्तान महमूद तुगलक उसने क्या किया, पहले गुजरात और उसके बाद मालवा में शरण ली थी। यानी कि तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो महमूद तुगलक को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जौनपुर के जो शासक थे उसने भी महमूद तुगलक की मदद नहीं की थी, तो महमूद तुगलक को भागकर पहले गुजरात वो गए थे और बाद के समय में मालवा में उन्होंने शरण ली थी। और जब तैमूर वापस चला जाता है तो 1401 ईस्वी में दिलावर ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देता है, जबकि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। लेकिन फिर भी जब उसने स्वतंत्र शासन व्यवस्था कायम कर लिया और 1405 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी या बेटा जिसका कि नाम होता है अलप खां ने हुसंग शाह की उपाधि ली और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत में यह देखने को मिलता है कि जो भी राजतंत्र स्वतंत्र हो रहा है, जो भी नए राज्य प्रांत बन रहे हैं, तो उसके जो प्रथम शासक रहते हैं उनकी जो निष्ठा है वो सुल्तान के प्रति यथावत बनी रहती है। वो खुद ही सुल्तान
की पदवी धारण नहीं करते, लेकिन बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं वे सभी, यानी कि सेकंड जनरेशन जो होते हैं, वे सभी सुल्तान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इसमें मालवा का नाम बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय रूप से देखा जाता है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि मालवा वर्ष 1531 ईस्वी में गुजरात का एक एकीकृत अंग बन गया और अंत में 1562 ईस्वी में मुगलों द्वारा हड़प लिया गया। बाद में इसके सबसे अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक के रूप में महमूद शाह का नाम आता है और उस समय मालवा गुजरात राज्य का अंग बन चुका था। बाद के समय में अकबर के शासनकाल में इसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया जाता है। तो यहाँ मुगलों की जो बात हो रही है तो इसमें अकबर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत मालवा को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। अब इसके बाद बात होती है गुजरात की। गुजरात के बारे में बताया जा रहा है कि 1397 ईस्वी में मुजफ्फरी राजवंश ने गुजरात का पदभार संभाल लिया था, जो जफर खां के शासन के अधीन था। मुजफ्फर शाह ने इस सत्तारूढ़ शक्ति के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मुजफ्फरी राजवंश की स्थापना की। उसने जबरदस्ती सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ली और उसके अधीन इस वंश ने 1573 ईस्वी तक राज्यों पर अपना नियंत्रण कायम करके रखा। उसके राज्यकाल के दौरान उसने निजाम शाह बहमनी को नागरिक आक्रामकता से बचाया। बाद में वह पुर्तगाली सेना के द्वारा मारा गया और 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो गुजरात के बारे में जाने दो। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला आदमी था, वो पहला इंसान था जिसने कि रायकरण को पराजित किया था और रायकरण उस समय तत्कालीन गुजरात का शासक हुआ करता था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही रायकरण को हराकर इस गुजरात को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। और 1351 ईस्वी में जो अंतिम सूबेदार था जफर खां व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहता आया था और 1401 ईस्वी में औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया था, उसे खत्म कर दिया था और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर वह सुल्तान के रूप में गुजरात में अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद आते हैं 1411 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ही गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया था। हुसंग शाह की बात अभी हुई है मालवा में, उसने हुसंग शाह को पराजित किया था और 1413 ईस्वी में साबर नदी के किनारे साबरमती नदी जो है अहमदाबाद में उस नगर की स्थापना की थी। यानी कि अहमदानगर की बात करें तो अहमदानगर के संस्थापक के रूप में अहमद शाह प्रथम का नाम आता है। उसने इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी और इस नगर की स्थापना असावल के प्राचीन नगर के स्थान पर किया गया था। धार्मिक रूप से बात करें तो धार्मिक रूप से अहमद शाह प्रथम बहुत ही असहिष्णु व्यक्ति था। वह मुसलमान इतिहासकारों ने सूफी संतों के प्रति निष्ठा और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के प्रति उसकी काफ़ी प्रशंसा की, उसकी काफ़ी तारीफ की है। यानी कि यहाँ पे उसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं किसे, महमूद गजनवी से कर सकते हैं। महमूद गजनवी का जो सोच था वो वही सेम सोच अहमद शाह प्रथम का भी था। इस तरह से सिकंदर लोदी का भी नाम आया जा सकता है, लेकिन महमूद लोदी यहाँ लूटपाट करता था, जबकि अहमद शाह ने नए नए नगरों को बसाया था। सबसे पहले तो उसने बहुत सारे मंदिरों को विनाश किया था। उसमें सिद्धपुर का मंदिर का बहुत ज़्यादा नाम आता है। इसके अलावा हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया, जो कि गुजरात में सबसे पहले लगाया जाने वाला जजिया कर था, अहमद शाह के टाइम में ही लगाया गया। उसने इस्लामी और गुजराती की जैन स्थापत्य कला को मिलाकर एक नई शैली का निर्माण किया। इस शैली का नाम का जिक्र कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उस शैली के अंतर्गत जितने भी मस्जिद बनाए गए वो काफ़ी भव्य हैं। खानकाहों का निर्माण किया गया, मदरसों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा जामा मस्जिद जो है जामा मस्जिद दो जगह, एक दिल्ली में है और एक अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद है वह अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। अपने शासकीय कर्मचारियों को निष्ठावान यानी कि अपने प्रति बहुत ही ज़्यादा स्वामी भक्त बनाए रखने के लिए सुल्तान ने क्या एकजुट होने से रोकने के लिए प्रशासन के आधे पदों पर स्वतंत्र मुसलमान और आधे पद पर दासों की नियुक्ति की थी।
यह प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे अलग चीज़ देखने को मिलता है, ऐसा किसी और शासक के दौरान देखने को नहीं मिलता है। इन सब के अलावा अहमद शाह एक बहुत ही फेमस पोएट भी थे। मिस्र के एक प्रसिद्ध विद्वान है, उनका नाम है बद्रुद्दीन दमामिनी। उसने अहमद शाह के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की थी और उसने सुल्तान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। वह लिखता है अपने में, वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। यानी कि यहाँ पे उसने अहमद शाह प्रथम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और उसे बताया है कि वह सुल्तानों का विद्वान था और विद्वानों का सुल्तान था। इसके बाद के समय में गुजरात में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह का शासन आता है। मोहम्मद शाह अपने पिता की ही तरह सैनिक प्रतिभा और सैनिक निपुणता उसमें बहुत सर्वगुण संपन्न नहीं थे। वह अपने पिता के विपरीत दिशा में जाते थे। वे बहुत ही ज़्यादा विलासी थे और कामुक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा उदार थे। यानी कि उसमें जो है एक शासक की जो क्वालिटी होती है वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह में देखने को नहीं मिलता है। साधारण लोग उसे जरबख्श यानी कि स्वर्ण दान देने वाला शासक के रूप में जानते हैं। उसे एक उपाधि दी गई थी जिसे कि कहते हैं जरबख्श। जरबख्श का मतलब होता है स्वर्ण दान करने वाला। और जो उसकी जो अपना स्वभाव था, जो कि वो बहुत कम बोलता था, तो उसे मृदुल स्वभाव का व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और इस कारण उसे करीम की भी उपाधि दी गई थी। इसके बाद के शासकों में महमूद बेगरा भी आते हैं। महमूद बेगरा ने क्या किया, वो अपने वंश का सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। और बाद के समय में बहुत सारे यहाँ पे यात्री आते हैं, जैसे कि एक पुर्तगाली यात्री हैं बारबोसा के बारे में बात करें तो उन्होंने गुजरात के संबंध में लिखा है कि बचपन से ही उसे किसी जहर का नियमित रूप से सेवन कराया गया था, अतः उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह फूलकर तुरंत मर जाती थी। यह पेटू के नाम से प्रसिद्ध था। यह बात पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने महमूद बेगरा के लिए किया है। इसके अलावा महमूद बेगरा ने क्या किया, चांपे नगर के निकट एक बहुत ही बड़ा बाग बनवाया था, जिसे कि बाग ए फिरदौस यानी कि स्वर्गिक उपवन, यानी कि जहाँ की स्वर्ग की लालसा पूरी हो, स्वर्ग की जो मेंटेलिटी, जो वो भावना है वहाँ देखने को मिलती है। उस बाग का नाम दिया था बाग ए फिरदौस। संस्कृत का विद्वान कवि उदयराज महमूद बेगरा के दरबारी कवि थे। उन्होंने सुल्तान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और इसके लिए उन्होंने एक काव्य की रचना की थी, उसका नाम रखा था महमूद चरित। तो इस तरह से देखते हैं तो बेगरा जिसने कि 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में जूनागढ़ के गवर्नर और मिस्र के मामूलक सुल्तान के प्रति द्वारा प्रेषित 9 सैनिक बेरूक ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। बेगरा ने फारस, तुर्की, मिस्र आदि देशों के साथ घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हुए थे। तो ये सारी बातें थी गुजरात के बारे में। गुजरात की चर्चा हो गई और लास्ट में क्या होता है, 1573 ईस्वी में गुजरात को अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में यानी कि मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद के काल में आते हैं राजस्थान। गुजरात के बाद राजस्थान का नंबर आता है और राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है कि इस दौरान राजस्थान के 3 प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे और सबसे पहला नंबर आता है मेवाड़ का। मेवाड़ स्वतंत्र राज्य के रूप में 1303 ईस्वी में सामने आता है। इसमें बताया जाता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ की राजधानी पर कब्जा कर इसे जब्त किया गया था और बाद में उग्र राजपूत राजाओं ने खिलजी को अपने कब्जे में ले लिया था। बहादुर राजपूत शासक राणा हामिद ने जल्द ही 1326 ईस्वी में खिलजी के चुंगल से मेवाड़ को छुड़ा लिया था। मेवाड़ और अलाउद्दीन खिलजी, मेवाड़ के जो शासक थे राणा और अलाउद्दीन खिलजी की आपसी रंजिश चल रही थी और अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति है जिसने कि चित्तौड़ का नाम बदल दिया था। चित्तौड़ का नाम बदल के अपने बेटे के नाम पे खिजराबाद रख दिया था। उसने मेवाड़ के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण करने के लिए जाना जाता है।
छोटी सेना रहने की वजह से वह खनुआ में 1527 ईस्वी में बाबर से हार गए थे। 1615 ईस्वी में मेवाड़ ने जहांगीर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। तो मेवाड़ के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ बात करते हैं। मेवाड़ क्या है? गहलोत राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ एक बहुत ही प्राचीन राज्य के रूप में जाना जाता था और उसकी राजधानी थी नागदा। दिल्ली सुल्तान के आक्रमण के बाद नई राजधानी बनाई गई और उस समय उसकी राजधानी बनाई गई थी चित्तौड़। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है, लेकिन बाद में जब खिलजी वंश का पतन हो रहा होता है तो राजनीतिक अव्यवस्था यानी कि पतन की जो नियम थे, पतन के नियम के तहत उसकी जो राजनीतिक अव्यवस्था थी उसका लाभ उठाया था सिसोदिया ने। और सिसोदिया वंश में उस समय जाने जाते थे हम्मीर देव। उन्होंने क्या किया, जब देखा कि खिलजी वंश का पतन हो रहा है तो हम्मीर देव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे कि हम सिसोदिया वंश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिसोदिया वंश के बारे में कुछ जान ले। इसके सबसे पहले शासक थे हम्मीर देव। हम्मीर का सुदीर्घ शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में एक नवीन युग के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो उसने 1314 ईस्वी में पुनः मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। पहले जो कि ये सारे साम्राज्य कहाँ थे, खिलजी वंश के अंतर्गत आते थे। तो सिसोदिया वंश ने क्या किया, अपना एक अलग राज्य बनाया और मेवाड़ को फिर से स्थापित किया। उसके कुछ टेक्चर में चेंजिंग लाया। जबकि वह अलाउद्दीन के समय में चित्तौड़ को नहीं जीत सका था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र रूप से चित्तौड़ पर अधिकार करने में कायम हो गया था। इसके बाद आते हैं मोगल के शासनकाल में मेवाड़ सिर्फ एक महान शक्ति के रूप में ही नहीं जाना जाता है, बल्कि उस समय उसकी बौद्धिक और कलात्मक जो उपलब्धियां रहती है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। क्योंकि मोगल के समय में ही बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। एक लिंग मंदिर के चारों ओर पर कोटे का निर्माण करवाया गया था। माना, फन्ना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार जो थे उन्होंने इन मंदिरों को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया था। इसके अलावा कविराज वाणी विलास और योगेश्वर, ये जो दोनों विद्वान थे, ये दोनों विद्वान भी मोगल के संरक्षण में ही थे और इन दोनों को राजकीय संरक्षण दिया गया था। इसके बाद आते हैं मेवाड़ में राणा कुंभा का शासनकाल माने तो 1433 से 1468 ईस्वी तक का माना जाता है और यह मोगल का बेटा था। मोगल के बेटे जो थे राणा कुंभा, जब वो सिंहासन पे आते हैं तो उस समय मध्यकालीन मेवाड़ के महान युग का ओरिजिनेशन होता है। ओरिजिन करता मतलब कि सूत्रपात होता है। राणा कुंभा ने मध्यकालीन भारत में मेवाड़ के महान युग का सूत्रपात किया था और अपने आंतरिक प्रतिद्वंदी यानी कि जो भी उसके गृह युद्ध जो चल रहे थे और दरबार में जो भी षड्यंत्र चल रहे थे उन सब के ऊपर बहुत ही सावधानी से विजय प्राप्त करता है। और इसके बाद कुंभा का ध्यान राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों पे भी जाता है, जैसे कि बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, सारंगपुर, नागौर। ये सब के जो राजपूत शासक होते हैं उन लोगों ने राणा कुंभा की जो काबिलियत है उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर राणा कुंभा ने उन सभी लोगों को बाध्य कर दिया था अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा सफलता तो तब मिलती है जबकि मालवा के महमूद गजनी के विरुद्ध उसने अभियान किया था और इस अभियान में मेवाड़ के राजनीतिक अपराधियों को अपने राज्य में शरण भी दी थी। राणा कुंभा ने अपने पिता मोगल के हत्यारे महपा पनवार को, जिसने कि भागकर मालवा में शरण ली थी, को महमूद से समर्पित करने की मांग की थी। महमूद द्वारा हत्यारे को समर्पित करने से इनकार कर दिया गया था और इसी कारण से राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। और बाद में देखा जाए तो महमूद खिलजी को पराजित भी कर देता है और युद्ध बंदी के रूप में उसे बंदी बनाकर अपने साम्राज्य ले आता है, यानी कि चित्तौड़ ले आता है। ये जो विजय हुआ, कुंभा ने जो विजय की, मालवा की विजय की, इसकी स्मृति में उसने चित्तौड़ में एक स्तंभ का नाम निर्माण करवाया था और इस स्तंभ को नाम दिया था कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ। इसने बहुत सारी उपलब्धियां ली थी
वह ज्ञान की विभिन्न विधाओं, जैसे कि उसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काबू था, ये गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत, ये सब में उसे प्रवीणता हासिल थी। उसने जयदेव, जिसने कि गीत गोविंद की रचना की है, उसके ऊपर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखा था। ये टीका क्या होता है? टीका वो होता है जैसे कि कोई भी ग्रंथ है, उसको उसके एक रचयिता होते हैं। जैसे कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, ठीक है। बाद के समय में गीत गोविंद को राणा कुंभा पढ़ते हैं और उन्हें गीत गोविंद से जो भी समझ आती है वे उसे दूसरी बुक के रूप में प्रकाशित करते हैं, और इन्होंने किया था रसिक प्रिया के नाम से। तो जो उसका प्रथम प्रतिलिपि रहता है, उसके ऊपर लेखक के मनोभाव के अनुसार उसे जो समझ में आता है, जब वो दूसरी प्रतिलिपि बनाता है तो उस चीज़ को ही हम लोग टीका कहते हैं। इसके अलावा एकलिंग महामती के अंतिम अध्याय की भी रचना किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। वो बहुत ही बड़ा संगीतकार था और वीणा भी बजाता था, वीणा वादक था वो। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, इतने सारे ग्रंथों की रचना की थी। और इतने सारे ग्रंथों की रचना के कारण उसकी जो प्रवीणता है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि वो कितने प्रवीण थे। उसके शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों, तालाबों, मठों, सरायों, इन सब का निर्माण करवाया गया था। लेकिन उसकी जो मौत होती है, उसकी जो हत्या होती है, वो उसके अपने बेटे के द्वारा ही कर दी जाती है, और उसके बेटे का नाम होता है उदय। इसके बाद के नामों में आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा रायमल का बेटा था और उसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। इसके शासनकाल में मेवाड़ का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और वह एक यशस्वी योद्धा, कुशल सेनानी और महान राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। राणा सांगा के बारे में सभी लोग जानते हैं। राणा सांगा लोधी वंश की समकालीन समय में आते हैं। उसने क्या किया था? गुजरात और मालवा को पराजित किया था। घटोली के युद्ध में उसने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया था, और बाद में 1527 ईस्वी में बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मौत हो जाती है, उसे पराजित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि किसी षड्यंत्रकारी ने उसे जहर दे दिया था और इसके कारण राणा सांगा की मौत हो जाती है। तो इस तरह से मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो मुगल काल में मुगलों के अधीन हो जाता है। इसके बाद आते हैं आमेर। आमेर या तो फिर अंबर। यहाँ बताया जा रहा है कि कछुआ राजपूत जो महान योद्धा और निर्माणकर्ता थे, उसने 10वीं शताब्दी में किले के शहर की स्थापना की थी। इस तथ्य के अलावा अंबर एक राजपूत राज्य था। मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने वाला यह पहला राज्य था। यह हकीकत है कि आमेर के शासक भारमल ने अकबर के प्रभुत्व को 1561 में मान्यता प्रदान की थी और मुगल साम्राज्य की गरिमा और विस्तार में अत्यधिक योगदान दिया था। भारमल के बारे में सभी जानते हैं। अकबर को भारमल के बाद जो संरक्षण मिला था, तो उससे खुश होकर के भारमल ने अपनी पुत्री की शादी बाद के समय में अकबर से किया था। इसके बाद के प्रांतों में आते हैं कश्मीर। कश्मीर के प्रथम मुस्लिम सुल्तान शाह मिर्जा को शम्स-उद-दीन शाह के नाम से भी जाना जाता था, जिसका सिंहासन 1339 ईडी में जब्त कर लिया गया था। मिर्जा को हिंदुओं का उत्पीड़न करने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए उसे उसके भाई शाह खान के द्वारा अपदस्थ यानी कि गद्दी से उतार दिया जाता है। सिकंदर को जैन उल आबदीन की उपाधि से नवाजा गया क्योंकि वह एक योग्य शासक था। ठीक है, तो अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में क्या हुआ था? सबसे पहले तो कश्मीर में 1301 ईस्वी में सुहादेव ने हिंदू राजवंश की स्थापना की थी, और बाद में क्या हुआ? शाह मिर्जा, जिसे कि शाह मीर के भी नाम से जानते हैं, स्वात के साहसी कर्मी यानी कि कश्मीर के राजा का एक मंत्री था जिसका कि नाम था शाह मिर्जा। उसने कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और वहाँ मुस्लिम राजवंश यानी कि शाहमीर वंश की नींव डाली थी, स्थापना की थी। इस वंश के जो संस्थापक थे शाहमीर, या फिर उसका एक दूसरा भी नाम था सुल्तान शमसुद्दीन, उसने न्याय और निष्पक्षता के आधार पर शासन करना आरंभ किया था।
शुरुआत की थी उसकी। उसने कश्मीर में क्या कि सबसे पहले सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया था और उसके जितने भी निष्ठावान हिंदू और मुसलमान सेनानायक थे उन सबको एकताएं दी थी, एकताएं बांटी थी। इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एकताओं का आवंटन जो हो रहा है उसमें तुर्की शासन व्यवस्था की झलक देखने को मिल रही है। इसके बाद आते हैं शिहाबुद्दीन। कश्मीर के दूसरे शासक के रूप में शिहाबुद्दीन का नाम आता है। इसे शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसने क्या किया था, संपूर्ण कश्मीर में अपने प्रभुत्व को बनाए रखा था। उसे पहले स्थापित किया था और फिर उसे बनाया था। इसके लिए उसने शासन का पुनर्गठन किया था, जो भी कुरीतियां थी उन सबको समाप्त किया था। शिहाबुद्दीन के बाद आते हैं सिकंदर। सिकंदर ने क्या किया था, उसने अपने शासनकाल में उसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण होता है भारत में। और सिकंदर के शासनकाल में प्रमुख ईरानी अप्रवासी सूफी संत जिनका के नाम होता है सैयद अली हमदानी, उसका बेटा सैयद मोहम्मद हमदानी, वो कश्मीर भ्रमण के लिए आया था और सुल्तान ने उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक स्वागत भी किया था। इसके लिए उसने खानकाह का निर्माण करवाया था। सिकंदर ने सामाजिक व्यवस्था को फिर से पहली जैसी बनाने के लिए क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सिकंदर अपने आप में एक धर्मांध शासक के रूप में जाना जाता है और उसने सुहा भट्ट नामक एक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति बनाया था और साथ ही साथ उसे परामर्शदाता के रूप में भी उसकी नियुक्ति की थी, उसे रखा था। बाद में सुहा भट्ट सिकंदर से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। सिकंदर की देखें तो सिकंदर ने बहुत सारे गैर मुसलमानों पर अनेक अत्याचार किए और उसके अत्याचारों के बारे में हर जगह देखने को मिलता है। फरिश्ता की देखें तो फरिश्ता ने उसके बारे में लिखा है कि सुहा भट्ट के सुझाव पर सुल्तान ने आज्ञा दी थी कि सभी ब्राह्मण तथा विद्वान हिंदू मुसलमान बन जाएं और जो इस्लाम स्वीकार ना करता है वे कश्मीर से निकल जाए, यानी कि कश्मीर की जो घाटी है उससे वे सभी लोग छोड़ के चले जाएं। इसके शासन काल के दौरान में बहुत सारे ब्राह्मण और हिंदुओं ने वहाँ से पलायन कर दिया था, वे जगह जगह इधर उधर चले गए थे। उसने बहुत सारे मंदिरों को भी नष्ट किया था और सोने चांदी की जितनी मूर्तियाँ थी उन सभी को शाही टकसाल में गलवा दिया था और सबके सिक्के बनवा दिए थे। इसके बाद आते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन अपने पिता सिकंदर शाह के जस्ट अपोजिट रहते हैं, प्रतिकूल रहते हैं। उन्होंने क्या किया, उदारवादी नीति का पालन किया था, जन कल्याणकारी कारनामे किए, सहिष्णुतावादी नीतियों का पालन किया था। उसके पिता ने जितने सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था, उसने कोशिश की थी सबका पुनर्निर्माण करवा दिया जाए और जो भी ब्राह्मण कश्मीर से बाहर चले गए थे उन सभी को रिक्वेस्ट करके वापस आने के लिए प्रेरित किया था। आबिदीन ही वो शख्स था जिसने कि जजिया हटा दिया था, गो हत्या को भी बंद करवा दिया था। इसके अलावा हिंदुओं के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए थे। सबसे पहले तो उसने हिंदुओं का बहुत ज़्यादा आदर किया था। सती प्रथा जो चालू हो गया था पर से प्रतिबंध हटा दिया था। इसके पिता सिकंदर ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। और जैनुल ने क्या किया, आबिदीन ने क्या किया, आबिदीन ने सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा दिया। यानी कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि आबिदीन जो है उसने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति जो है उसकी जो कुरीतियाँ हैं उसे प्रश्रय दिया था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा वह कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी इतने सारे विषयों का विद्वान था। इतने सारे विषयों पर उसका प्रवीणता उसने हासिल की थी। इसके अलावा एक और नाम देखने को मिलता है, कुतुब कोई और नहीं, ये आबिदीन ही है। उसने कुतुब के नाम से फारसी में बहुत सारी कविताएं लिखी थी और आबिदीन ही वो है जिन्होंने कि महाभारत और रजत रंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया था। ग्वालियर के राजा को जब पता चला कि आबिदीन संगीत के प्रेमी हैं तो ग्वालियर के राजा ने उसके संगीत प्रेम के विषय में सुनकर आबिदीन के लिए बहुत ही दुर्लभ जो कि कभी मिल नहीं सकता था, उस तरह के 2 संगीत ग्रंथ भेजे थे। संस्कृत में थे वे, जो ग्रंथ थे वे संस्कृत में लिखे हुए थे। कश्मीरी लोगों ने उसे वुरसा यानी कि महान नरेश की उपाधि दी और कश्मीर में उसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 नाम आबिदीन
को ही मिला था। कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए थे, सामाजिक काम काफ़ी ज़्यादा किए थे, धार्मिक रूप से भी उसने सभी धर्मों को प्रश्रय दिया था, इसलिए उसे अकबर का खिताब दिया गया है। दूसरी तरफ उसने क्या किया था, कश्मीर में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कायम की थी। इस मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण उसे अलाउद्दीन खिलजी यानी कि कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप बनवाया था उसने। ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया एक नया द्वीप था जो कि इनके द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इसके बाद के उत्तराधिकारियों की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अयोग्य साबित होते हैं और इसी कारण 1586 ईस्वी में अकबर के द्वारा कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है, यानी कि अकबर ने इसे हड़प लिया 1586 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं बंगाल। बंगाल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग बनाया था, लेकिन राजधानी से दूर होने की वजह से दिल्ली से बंगाल पर शासन करने हमेशा कठिनाई होती रहती थी। यह गियास उद्दीन तुगलक के शासन के अधीन था। बंगाल 3 स्वतंत्र प्रशासनिक विभाग में विभाजित किया गया था। उसके नाम थे लखनौती, सतगांव, सोनारगांव। 1440 ईस्वी तक सैफुद्दीन हमजा शाह के शासन के अधीन था और बाद में हमजा ने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। तो बंगाल के बारे में यहाँ देखना है। सबसे पहले सल्तनत काल में उत्तर भारतीय प्रांत जो थे उसमें जितने भी सबसे ज़्यादा विद्रोह जो देखने को मिलते हैं वे बंगाल प्रांत में देखने को मिलते हैं। बंगाल जो प्रांत है, तुगरिल के विद्रोह के बाद बुगरा खां ने इस प्रांत में एक नए राजवंश की नींव डाली थी और जो कि वास्तव में दिल्ली के स्वतंत्र राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। गियासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल में दिल्ली सल्तनत के ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए ही इसे 3 भागों में बांटा था। पहला जो यहाँ बताया गया है लखनौती को उत्तरी बंगाल, इसका भौगोलिक स्वरूप देखें तो लखनौती का जो क्षेत्र है वो उत्तरी बंगाल का पड़ता है। सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव ये दक्षिणी बंगाल, ये सभी इसके भौगोलिक रूप में आप इसे देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात करें तो उस समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था। उत्तर भारत में अलाउद्दीन अली शाह उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी लखनौती से पंडुआ स्थानांतरित कर दिया था, चेंज कर लिया था। लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन अली शाह का शासनकाल आता है तो अलाउद्दीन अली शाह का एक सरदार था इलियास खां, उसने पूरे बंगाल पे संपूर्ण बंगाल पे अपना अधिकार कायम कर लिया और उसने अपना नाम रखा था सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह। इस नाम से वह बैठता है। तो यहाँ पे उसी की चर्चा की गई है, शमसुद्दीन इलियास। उसके बाद आते हैं फिरोज तुगलक का शासनकाल। फिरोज तुगलक के शासनकाल में पंडवा के जो नगरवासी थे उसे अपने पक्ष में करने के लिए मलिकों, धर्मशास्त्रियों और अन्य जो भी लोग आते थे वे मंद लोगों से, बहुत सारे लोगों से मुक्त हस्ते भूमि अनुदान वो क्या करते थे, लेकिन उसका यह प्रयास असफल हो गया था और इलियास का इसी कारण बहुत ज़्यादा बुराई भी देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत में। कहा जाता है कि उसने इतनी मेहनत से स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, लेकिन फिरोज तुगलक के समय में क्या हुआ, उसने इतना ज़्यादा भूमि बांटा कि आपसी जो है राजधानी के अंदर यानी कि बंगाल के अंदर अपने आप ही अतिरंजकता उत्पादित हो गई थी, वो फैलने लगी थी। उसके बाद आते हैं सिकंदर शाह के समय में फिर से फिरोज तुगलक ने बंगाल पे आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक का जो चैप्टर था उसमें यह बताया जा चुका है और जब उसने 2 बार आक्रमण किए थे तो दोनों बार उसे फिरोज तुगलक को निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि यहाँ पर के जो शासक थे वे अपने आप को क्या, जब वो उनकी पराजय निश्चित हो जाती थी तो वे युद्ध छोड़ के क्या करते थे, दुर्ग में जाके छिप जाते थे और उस दुर्ग पर फिरोज तुगलक को जीत हासिल नहीं हो पा रही थी।
इसके बाद के समय में गियासुद्दीन आजम शाह आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं और अपने आप को उसने हाफिज़ का नाम भी दिया था। हाफिज़ के नाम से वे एज ए कवि, एज ए पोएट वे कविताएं लिखा करते थे और उनकी जो न्यायप्रियता थी, विदेशियों से जो उनके संबंध होते थे वे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। एक बार उसने क्या किया था, चीनी सम्राट जो थे, चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत मंडल को भी भेजा था और चीनी सम्राट ने भी उसके मतलब इस चीज़ के बदले में उसके पास अपना दूत मंडल और बहुत सारे उपहार भेजे थे। बाद में शमसुद्दीन अहमद शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इन सब का नाम देखने को मिलता है। नुसरत शाह, इसमें नुसरत शाह का नाम नुसरत शाह का नाम हम लोग ले सकते हैं। बाबर के समय में बंगाल का शासक नुसरत शाह था और बाबर ने उसके साथ घाघरा का युद्ध किया था। घाघरा के युद्ध में नुसरत शाह की पराजय हो जाती है और उस पे यानी कि बंगाल पर मुगलकालीन शासन स्थापित हो जाता है। यह वह समय था, नुसरत शाह का जो समय था, उस समय वास्तुकला और साहित्य वह इन सब का बहुत ही बड़ा संरक्षक के रूप में जाना जाता है। गौर में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद, इन दोनों का निर्माण नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया था। महाभारत का बंगला में अनुवाद करवाया गया नुसरत शाह के द्वारा। तो नुसरत शाह अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं बंगाल के प्रांत में। ये हो गया बंगाल। अब आगे है उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ बताया जा रहा है 1076 ईस्वी से 1148 ईस्वी तक का राजा अनंत वर्मन के अधीन उड़ीसा राज्य ने अपना पूर्ण गौरव और ख्याति को देखा। अनंत वर्मन कला और स्थापत्य के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वह एक महान विजेता था जिसे पुरी में जगन्नाथ मंदिर की जीत के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें कुछ योगी शासकों के द्वारा सफल बनाया गया, जब तक कि फिरोज शाह तुगलक ने राज्य पर आक्रमण और पुरी में जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र नहीं कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक के चैप्टर में बताया जा चुका है कि किस तरह उसने, जब वो बंगाल से लौट रहा था तो अचानक ही उसके मन में आया कि वह उड़ीसा के ऊपर भी आक्रमण करे और इसी में वह उड़ीसा के पास चला जाता है और जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। उस समय में उड़ीसा के जो शासक रहते हैं वो उड़ीसा राजधानी छोड़कर चले जाते हैं और उनके राजधानी छोड़कर चले जाने की वजह से ही फिरोज तुगलक का इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापत्य कायम हो जाता है। बाद में आते हैं कामरूप और असम। कामरूप और असम 1305 ईस्वी। इसमें बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी तक कामरूप के राज्य का इतिहास स्पष्ट नहीं था। अहोम ने ब्रह्मपुत्र घाटी में उत्तरी बर्मा से प्रवेश किया था और 13वीं सदी के पहले भाग में अपने पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य की स्थापना की थी। इतिहास में इस वंश के संस्थापक के रूप में सुकाफा का नाम आता है और 17वीं शताब्दी में अहोम राज्य मुगल आक्रमणों का निशाना बने, यानी कि 17वीं शताब्दी के समय में अहोम राज्य मुगल साम्राज्य का अंग बन जाता है। अब देखते हैं खानदेश। खानदेश जिसके के बारे में बताया जा रहा है कि 1388 AD। खानदेश ताप्ती नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित था। वहाँ पर यह एक मुस्लिम राज्य के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना की थी मलिक रजा फारूकी ने। इसे मलिक राजा के नाम से ही भी जाना जाता है। मलिक राजा फारूकी जो थे, यानी कि मलिक राजा जो थे, उनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था और इस वंश को कहते हैं फारूकी वंश। खानदेश की राजधानी बुहारनपुर थी और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैनिक स्कंदवार के रूप में देखा जाता था, यानी कि वहाँ एक बहुत बड़ा सैनिक अड्डा हुआ करता था, जिससे कि प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे नीतियों का पालन किया जाता था उसी अड्डे पर। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में आदिल खान द्वितीय का नाम आता है। आदिल खान द्वितीय ने क्या किया था, गोंडवाना और गढ़मलडला वहाँ पर हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुत्ता स्थापित की थी।
बाद में देखें तो इस वंश के सभी सुल्तान जो आते हैं उन लोगों ने भी खान की उपाधि ली थी, लेकिन फारूकी साम्राज्य को खान देश कहा जाने लगा था। बाद के समय में खान वो इसलिए कहा जाने लगा था क्योंकि इसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी आते थे उन सभी सुल्तानों ने अपने नाम के आगे पीछे खान की उपाधि लगाई थी, तो इसे खानों का देश कहा जाने लगा। खानों के देश के कारण इसका नाम ही हो गया खान देश। और 1601 ईस्वी में इस पर अकबर ने अपना कब्जा कर लिया था। तो ये हो गया आपका खान देश। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान आर्थिक स्थितियां कैसी हुआ करती थी। एक यात्री था, उनका के नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका से भारत आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कृषि की स्थिति अत्यंत संपन्न थी। मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी, जिस पर प्रति वर्ष 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था। चावल साल में 3 बार बोया जाता था। इस अवधि के दौरान कई खूबसूरत मस्जिदों, महलों, किलों और स्मारकों का निर्माण करवाया गया था, जिससे कि इस अवधि की भव्यता के बारे में पता चलता है। यानी कि इब्न बतूता ने जितने भी भवनों के दर्शन किए, जितने भी भवनों को घूमा, उसने इसकी भव्यता के बारे में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और इस अवधि के दौरान सुल्तानों, स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों और शासकों, इसके अलावा रईसों, इसके बारे में बताया कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपदा हुआ करती थी, जिससे कि वह राजसी और खुशी का जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसा विदेशी यात्री के वृत्तांत में देखने को मिलता है। इसके आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा था, इसलिए यहाँ कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ बताया जा रहा है कि कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत था। भूमि उत्पादन का स्रोत होती थी। उपज आमतौर पर पर्याप्त होती थी। पुरुष फसलों की देखभाल और कटाई करते थे, जबकि महिलाएं जानवरों की देखभाल करती थी। कृषि समाज के अन्य भाग थे बढ़ई, जो औजार बनाते थे। लोहार लौह उपकरणों की आपूर्ति करता था। कुम्हार घर के बर्तन बनाता था। इस तरह से मोची, पुजारी और जमींदार, इन सब के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। बहुत सारी फसल थे। फसलों में दलहन, गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट और कपास, ये सभी प्रधान फसल के रूप में जाने जाते हैं। औषधि जड़ी बूटियों की बात करें तो औषधीय जड़ी बूटियाँ और मसालों, इन सब का भी निर्यात किया जाता था। कस्बे कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं के वितरण के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। चूँकि यह कृषि प्रधान देश था और यहाँ की जो भूमि थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, तो एक साल में 3-4 बार फसल हुआ करते थे। तो जब अधिशेष बच जाया करते थे तो उसका ना व्यापार किया जाता था, यानी कि राज्य को जितनी ज़रूरत हो उतने अनाज रख कर बाकी अनाजों का बाहर सप्लाई कर दिया जाता था। उससे आंतरिक और बाह्य, ये दोनों तरह के जो रोजगार व्यापार होते हैं उन सबको बढ़ावा मिला था। वो उस उत्पादों के अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में जड़ी बूटी और मसालों, इन सब का भी निर्यात किया जाता था। राज्य वस्तु के रूप में उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रख लेता था और बाकी की चीज़ों को यह बाहर भेज देता था। यहाँ पे उद्योग के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीण और कुटीर दोनों तरह के उद्योग थे। और कुटीर, ये जो उद्योग हुआ करते थे, उसके श्रमिक जो रहते थे वे परिवार के ही सदस्य रहते थे। रूढ़िवादी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इस अवधि के दौरान बुनाई और कपास की कताई, इस तरह के कुटीर उद्योगों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। सुल्तानों ने बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया था और इसका संचालन वे अपने हाथों में रखते थे। उन्होंने अपने यहाँ कारखानों का भी इस्तेमाल किया था, यानी कि सभी सुल्तान जो थे वे अपने लिए और अपने साम्राज्य के लिए कारखाने बनवाते थे, जिसमें कि शाही सामग्रियाँ बनवाई जाती थी और इसका कुछ तो यूज होता था, राजवंश के लोग भी यूज करते थे और इसके बाद इसका सप्लाई कर दिया जाता था। इससे जो है अतिरिक्त राजकोष जो है उसका उत्पादन होता था। शिल्पकार सीधे तौर पर अधिकारियों की निगरानी में ही कार्य करते थे। वस्त्र उद्योग इस समय सबसे बड़े उद्योगों में से एक था। इस समय में सूती और रेशमी वस्त्र, दोनों तरह के वस्त्र देखने को मिलता है, लेकिन राजशाही या फिर उच्च वर्ग के लोग रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे ज़्यादातर।
सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि आंतरिक और बाह्य व्यापार इन चीज़ों में वृद्धि हुई थी। उस समय जो रेशम के वस्त्र बनते थे उसके ऊपर जड़ी बूटियाँ, सोने की तारों, हीरो, इन सब का जराई का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि सभी लोग सर्वगुण संपन्न थे, हर तरह से संपन्न हुआ करते थे, तो उनमें दिखावा करने का जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब राजवंश के लोग ऐसा काम करते थे तो उनको फॉलो करने के लिए उनके अमीर और सरदार जो कि बहुत ही ज़्यादा संपन्न हो जाते थे, तो वे भी राजा की तरह ठाट बाट दिखाना पसंद करते थे। आंतरिक व्यापार में व्यापारियों और दुकानदारों के विभिन्न वर्ग होते थे। प्रमुख रूप से उत्तर के गुजराती, दक्षिण के क्षेत्री, राजपूताना के बंजारे मुख्य व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए बहुत सारी मंडियों का निर्माण करवाया गया था। बैंकरों या बैंकों का भी उपयोग देखने को मिलता है, ऋण देने के लिए और जमा प्राप्त करने के लिए बैंकों का भी इस्तेमाल किया जाता था। आयात की बहुत ज़्यादा जो वस्तुएं थी उनमें रेशम, मखमल, कासीदाकारी सामान, घोड़े, बंदूकें, बारूद और कुछ कीमती धातुएं होती थी। सबसे पहले तो रेशम का जो कीड़ा है इसकी खेती सबसे पहले चाइना में शुरू हुई थी। चीन से ही इसे भारत लाया गया था। घोड़े अफगान से मंगवाए जाते थे। बंदूकें और बारूद मध्य एशिया के जो भी देश थे जिन्होंने कि इसकी खोज कर ली थी, तो वहाँ से बंदूकें और बारूदों को यहाँ आयात करवाया जाता था। निर्यात की वस्तु में देखें तो निर्यात की वस्तु में अनाज प्रमुख रूप से जाना जाता है। अनाज के अलावा कपास, कीमती मोती, इंडिगो, खाल, अफीम, मसाले और चीनी होते थे। अफीम की सप्लाई होती थी क्योंकि इसकी शुरुआत भी मध्यकालीन भारत में ही हुई है। अफीम और हिना इन दोनों की खेती को नवीन फसल कहा जाता है, नवीन फसलों की खेती कहा जाता है, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ करते थे। ये मध्यकालीन भारत में बाहर में से जो तुर्की सुल्तान आए उसके द्वारा यहाँ लाया गया था। वाणिज्य में भारत से प्रभावित देशों में इराक, फारस, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका, मलाया, जावा, सुमित्रा, चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान शामिल थे। इन सारी जगहों पे सामान भेजा भी जाता था और वहाँ से मंगवाया भी जाता था। अफगानिस्तान के घोड़े और बहुत कीमती जो मुद्राएं मोतियाँ होती थी, जैसे कि रूबी, पोखराज, इन सब का सप्लाई अफगानिस्तान था। जलमार्ग पर नवीन परिवहन और समुद्री व्यापार वर्तमान की तुलना में ज़्यादा विकसित हुआ करता था। बंगाल चीनी और चावल के साथ साथ मलमल और रेशम का भी निर्यात करता था। कोरोमंडल के तट पर कपड़े का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया गया था। गुजरात अब विदेशी माल का प्रवेश बिंदु हो गया था। गुजरात प्राचीन काल में भी देखें तो लोथल में भी जो बंदरगाह है वहाँ पर बताया जाता है कि विदेशों के साथ उसका बहुत ज़्यादा संपर्क था। तो वही चीज़ यहाँ मध्यकालीन भारत में भी देखने को मिलता है। मध्यकालीन भारत में भी गुजरात में विदेशी व्यापार जो है उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है यूरोपीय व्यापार। यूरोपियों के साथ किस तरह का व्यापार किया जाता था। 16वीं सदी के मध्य और 18वीं सदी के मध्य के बीच भारत के विदेशी व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई थी। ये वृद्धि हुई थी आर्थिक संपन्नता के कारण। इसका मुख्य कारण विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक गतिविधियां थी जो इस अवधि के दौरान भारत आई थी। क्योंकि मध्यकालीन भारत जो है वो संघर्ष का जो दौर है उस रूप में देखा जाता है। इसकी शुरुआत से ही संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। जैसे कि सबसे पहले कौन आए थे, पहले कासिम आए, फिर गजनवी आए, फिर गोरी आए। तो संघर्षशील समाज, संघर्षशील स्थिति जो है वो मध्यकालीन भारत में देखने को मिलता है। और चूँकि जब बाहर से लोग आते हैं और वो वापस जाते हैं तो वे क्या करते हैं, वो यहाँ की आर्थिक संपन्नता की चर्चा अपने घर पे करते हैं, अपने राज्य में करते हैं और क्या क्या फ़ायदे हुए, वहाँ उन्हें जिन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो उसके उपाय के रूप में उन लोगों ने भारत को देखा करते थे। तो इन्हीं सभी कारणों से बहुत सारे यूरोप से, बहुत सारे कंट्री से बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें कि व्यापारिक कंपनियां भी आई थी। लेकिन 7वीं शताब्दी ईस्वी में उनका समुद्री व्यापार अरबों के हाथ में चला गया था, जिनका हिंद महासागर और लाल सागर में बोलबाला था।
ऐसा कहा भी जाता है कि हिंद महासागर में जिस भी शक्ति का हाथ होगा भारत के ऊपर उसी का कब्जा रहेगा, क्योंकि भारत की जो बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करते हैं, समुद्री मार्ग से जो भी व्यापार हुआ करता है वो समुद्र में जिसका भी आधिपत्य रहेगा वो इफेक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा व्यापार समुद्र से ही होता था। स्थल मार्ग चूँकि बहुत ही ज़्यादा दुर्गम थे तो लोगों को आसानी होती थी समुद्री व्यापार करने में। तो समुद्र में उस समय किसका हाथ था? अरबों का हाथ था। अरबों के हाथों में शक्तियाँ चली गई थी, तो भारत के ऊपर अरबों का भी अरबों का जो है स्थापित उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला कायम हो गया था। अरबों और वेनेटियनों द्वारा भारतीय व्यापार के इस एकाधिकार को पुर्तगालियों द्वारा भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की मांग से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हिंद महासागर पे अरबों का स्थापत्य था, तो भारत के ऊपर प्रत्यक्ष व्यापार भी कौन कर सकता था? अरब ही कर सकते थे। तो इसी अनुसार से, इसी नीति के तहत पुर्तगालियों ने क्या किया? भारत के ऊपर प्रत्यक्ष व्यापार की मांग कर दी और उस भारत पर आने वाले सबसे पहले जो आक्रांत आधुनिक भारत में पुर्तगाली वो सबसे पहले थे जिन्होंने कि भारत पर अपना व्यापार कायम किया था। भारत में पुर्तगालियों के आगमन अन्य यूरोपीय समुदाय के आगमन के बाद हुआ था, यहाँ पहले होगा। और जल्द ही भारत के तटीय और समुद्री व्यापार पर गोरों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अब यहाँ देखने को मिलता है कर प्रणाली। मध्यकालीन भारत में किस तरह के करों का वर्चस्व था वो देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा 5 श्रेणियों में कर जमा किया जाता था। इससे साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली में गिरावट आई थी। ये कर थे उसर, खराज, खम्स, जजिया और जकात। उसर जिसे कि उस्र भी कहते हैं, उस्र कर मुसलमानों से लिया जाता था और यह भूमि कर का 5 से लेकर 10% तक का लिया जाता था। इसके बाद आते हैं खराज। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों पर भूमि कर के रूप में 1/3 से लेकर 1/2% तक का लिया जाता था। उसके बाद आते हैं खम्स। खम्स को खुम्स भी कहते हैं। खुम्स क्या होता था? खम्स होता था जो राज्य युद्ध करते थे, दूसरे साम्राज्य पर युद्ध करने जाते थे, तो वहाँ से जो लूट का सामान मिलता था या फिर खानों से मिलता था, इसके अलावा भूमि में जो गड़े हुए खजाने अचानक से मिल जाते थे, तो उन सभी धनों का 1/5 भाग राज्य का अधिकार हो जाता था उसके ऊपर, और शेष जो 4/5 का जो भाग होता था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक को छोड़कर के शेष सभी ने, यानी कि अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, उन लोगों ने क्या किया था कि अपने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए 4/5 का भाग अपने राजकोष में रख लिया था और 1/5 का जो भाग होता था वो अपने सैनिकों में वितरित कर देता था। इसके बाद आते हैं जजिया। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। वह एक प्रकार का धार्मिक कर के रूप में जाना जाता है। इसके बदले में उसके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का वचन दिया जाता था सम्राट के द्वारा, और सैनिक सेवा से वे मुक्त कर दिए जाते थे, यानी कि वो सैनिक सेवा नहीं दिया जा सकता था। इसके बाद आते हैं जकात। जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था और यह इच्छा से दिया जाता था। 2 से लेकर के 2.5 यानी कि 2 to 2.5%, और यह उनकी भलाई के लिए खर्च किया जाता था। इससे अनाथ आश्रम बनाया जाता था, मदरसों का निर्माण होता था, बहुत सारी जितने भी सामाजिक सुधार के काम है वे सभी इसके पैसों से ही किया जाता था। स्त्रियां जो उस समय की जो महिलाएं रहती थी, बच्चे, भूखे, भिखारियां, पुजारी, साधु, वे सभी लोगों को क्या किया गया था? जजिया के कर से मुक्ति दी गई थी। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, जो कि इसके पहले कर मुक्ति, यानी कि मैक्सिमम दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान आए हैं उन लोगों ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया? उलेमाओं के बहकावे में आके या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्लामिक सुल्तान के रूप में प्रस्तुत करने के ख्याल से ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था, लेकिन बाद में इसे अलग अलग कर दिया गया था।
इसके अलावा अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो सल्तनत काल में राज्य की भूमि को 4 तरह से बांटा गया था। सबसे पहला भूमि वह होता था जो कि अनुदान भूमि कहलाता था। अनुदान भूमि, इक्ता भूमि, अधीनस्थ हिंदू राजा के आधिपत्य में जो भूमि रहती थी, और खालसा भूमि। अनुदान भूमि क्या होती थी? अनुदान भूमि दान में दी गई भूमि को हम लोग जानते हैं, और इस पे टैक्स नहीं लगता था, यह लगान मुक्त रहता था। दूसरा, इक्ता भूमि के बारे में बताइए भी। तो इक्ता भूमि मुक्तियों और प्रांतपतियों के अधिकार में होता था। तीसरा, जो हिंदू राजाओं के आधिपत्य में रहता था, तो वो सामंतवाद की जो प्रकल्पना है उसके ऊपर खरा उतरता है। इसके बाद चौथा वाला आता है खालसा भूमि। तो खालसा भूमि राज्य की भूमि होती थी। अब यह बताया जा रहा है परिवहन और संचार। मध्यकालीन भारत में या दिल्ली सल्तनत में परिवहन के सस्ते और पर्याप्त साधन थे। सड़कों पर संतोषजनक व्यवस्था की गई थी, बीमा करवाया जाता था और टैक्स लिया जाता था। इस समय में राजमार्गों को 5 कोस पर सरायों के साथ यात्रा करना यूरोप की तुलना में अच्छा माना जाता था, और इसी कारण जब 5 कोस पर जो उनके बहुत सारे सराय दिए, सराय मतलब क्या हुआ, पानी की व्यवस्था करना और जलमासों की व्यवस्था करना, वैसी जगह जहाँ की यात्री आराम कर सके, कुछ देर ठहर सके, खा पी के सुस्ता सके, तो ऐसी जगहों पर सराय का नाम दिया गया है, और यह हर 5 कोस की दूरी पर बनवाया जाता था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि यूरोप में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और भारत में दिल्ली सल्तनत में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें दिल्ली सल्तनत में ट्रैवल करना बहुत ही आसान और अच्छा समझा जाता था इन कंपैरिजन ऑफ यूरोप। मुगलों ने सड़कों और सरायों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया, जिससे संचार आसान हो गया। साम्राज्य में प्रवेश के समय माल पर वस्तु कर लगाया जाता था। सड़क मामलों में राहदरी को अवैध घोषित किया गया था। हालांकि कुछ स्थानीय राजाओं ने कुछ लोगों के द्वारा इसे एकत्र करना जारी किया था, जिसका प्रयोग अच्छी सड़कों को बनाए रखने के लिए किया जाता था। सल्तनत काल उस अवधि के दौरान सबसे स्वर्णिम दौर था, जिसका फायदा भारतीय लोगों ने उठाया था। सल्तनत काल में बहुत सारे ऐसे सुल्तान आए जिसने कि अभूतपूर्व जो विकास है उसकी कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तो सबसे ज़्यादा मेहनत किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि इन दोनों की जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता। अलाउद्दीन ने जो कुछ भी काम किया उसने सामाजिक दृष्टि से जनता के लिए बहुत ही बड़े काम किए। सबसे बड़ा काम तो उसका बाजार नियंत्रण नीति माना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक, उसने तो सारे के सारे फार्मूले ही अपना दिए थे, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि उसके किसी भी नियम का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ किए गए थे, जैसे कि सल्तनत काल में जो कृषि थे, जो कि व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो कृषि में क्या किया गया था? कृषि की जो भूमि होती है, तो उस भूमि को अलग अलग तरीक़ों से उस पर कर निर्धारित किया गया था। यानी कि एक ही भूमि, मतलब बहुत सारी भूमि जिसको कि अलग अलग पार्ट में सबकी क्वालिटीज़ क्या होती थी, अलग अलग होती थी, तो उन सब के ऊपर अलग अलग कर निर्धारित किया गया था। सबसे पहले तो खालसा की जो भूमि होती थी, खालसा की भूमि जो कि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में मानी जाती थी, और उसे वसूल किए जाने वाले लगान का उपयोग कहाँ किया जाता था? केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था, या तो फिर राजवंश के जो लोग रहते थे, राजा रहते थे, वे लोग इसका प्रयोग करते थे। दूसरा नंबर में इक्ता क्या था? दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जो खालसा भूमि के अंतर्गत ही आते थे, तो इसे राज्य के द्वारा नगद वेतन के बदले में दिया जाता था सैनिक और असैनिक अधिकारियों को। इसके अलावा अमीरों में भी इसे आवंटित कर दिया जाता था। इक्ता एक अरबी भाषा है। इक्ता, जिसे कि हम अक्ता के रूप में भी जानते हैं, यह एक अरबी भाषा का शब्द है, और इसका सबसे पहला उपयोग भूमि के विशेष खंडों के राजस्व के अधिकार और सैनिकों को उसके वेतन के रूप में दिए जाने के लिए किया गया था। यानी कि सैनिक जो होते थे उन्हें वेतन के रूप में नगद नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था, भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता था।
और उसी हिस्से को इक्ता कहते थे। और उसके जो अधिकारी होते थे, मतलब कि वो जो सैनिक होता था ना, उसे हम लोग इक्तादार के नाम से जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो इल्तुतमिश ने किया था। यानी कि दिल्ली के सुल्तान में इल्तुतमिश वो पहला इंसान था, वो पहला सुल्तान था जिसने कि भारत में सामंती प्रथा को खत्म करने, दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का ये काफ़ी सारे, इसमें हमने स्टेट्स देख ली, बहुत सारे ऐसे प्रांत जो कि उसके समय में स्वतंत्र हो जाता है दिल्ली सल्तनत का जब पतन हो रहा होता है। तो इसके अलावा सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था की भी बात हो गई। इसमें बताया गया किस तरह की अर्थव्यवस्था था दिल्ली सल्तनत के समय में। इसके बाद का समय आता है मुगलों का समय। मुगलों के समय में क्या होता है, मुगलों के समय की शुरुआत होती है इब्राहिम लोदी के बाद से। इब्राहिम लोदी की जब पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ जब उसका युद्ध होता है और युद्ध में ही वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद बाबर ने भारत में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव डाली थी जिसे कि हम मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो ये था दिल्ली सल्तनत। आज दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य। तो कल की वीडियो में मिलते हैं मुगल साम्राज्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।